वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। ये आपका नया चैनल है, खास करके को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाया गया है। शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग है, तो आप सभी लोग इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की अगर बात करें तो ये को करिकुलर परीक्षाओं में फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप होते हैं, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, इन सभी में आपको पांचवें सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में अगर आपको पढ़ना है एनालिटिक एबिलिटी, यानी आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आता है एनालिटिक एबिलिटी में, उसका मैं अलग से करवाऊंगा। श्रृंखला चल रही है आपकी डिजिटल अवेयरनेस की, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड अब तक विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली इसमें 10 प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा। एक प्रैक्टिस सेट में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है, तो आपके 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे ये। ठीक है, इससे बाहर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने ये 10 श्रृंखला देख ली तो इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई किताब, कोई सीरीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस लेक्चर्स को देख लीजिएगा, या इसकी आप जो है प्रैक्टिस सेट की सभी की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर केवल आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है को करिकुलर की, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की, तो मात्र 50 रुपये फीस में आपको मिलेगी पूरी पीडीएफ। सभी पेपर सॉल्व फॉर्म में सब कुछ आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, रीजनिंग वाला भी और इसका भी। ठीक है, केवल अगर इसका लेना है तो। और अगर आपको चाहिए कि हमको और भी कुछ पढ़ना, जैसे कि आपको बीए में है आप, तो बीए में सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, तो बीए वाले बच्चों के लिए जो आपका मिलेगा कोर्स, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो आपको बता दूं, अभी मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं आपको मोबाइल पर ही पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता हूं बहुत ही बारीकी के साथ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। तो इस नंबर पर एसएमएस कीजिए 9161936062। जिन बच्चों को जुड़ना है एसएमएस कर दीजिएगा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। 50 रुपये पीडीएफ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे केवल और केवल बी इसका प्राप्त करना चाहते हैं, को करिकुलर का। और जो बच्चे बीए में हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है। ठीक है, जिसमें आपको बीए के सभी सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट मेजर में आपको पढ़ने हैं, बस माइनर का पेपर आपकी बार होगा नहीं, और माइनर का पेपर नहीं होगा, और को करिकुलर का पेपर होगा। 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक मेजर भी छूट जाएगा। तो 2 मेजर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, यानी 4 पेपर ये, और प्लस में ये एक 5 पेपर। इसकी पूरी तैयारी मात्र 100 रुपये फीस में होगी। आपके पास से क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा करके आपको जुड़ जाना है। और जो बच्चे बीएससी बीकॉम या फिर बीएससी होम साइंस, बीएससी एजी या बीबीए बीसीए के हैं, उनके लिए केवल 50 रुपये फीस में ये चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी। को करिकुलर वाला पूरा एनालिटिक का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा मात्र 50 रुपीज़ में। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और तुरंत एसएमएस कीजिए और विथ आंसर आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ये प्रैक्टिस सेट। इससे पहले आपने एक देखा होगा, ये प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ या पंचम पीढ़ी। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, इसकी शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होती है? फटाफट से आप बताएंगे। तो बिल्कुल चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते हैं, चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर का जो सिस्टम आया वो माइक्रो कंप्यूटर के रूप में आया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दूसरा नंबर प्रश्न है, इंटेल 4004, इंटेल 4004 जो माइक्रो ये है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था इसका आविष्कार? इसका आविष्कार हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न आ चुका है, आईबीएम पीसी, आईबीएम पीसी विकसित हुआ कब? आईबीएम पीसी कब विकसित हुआ बेटा? आईबीएम पीसी जो विकसित हुआ है, ये विकसित हुआ है 1981 यानी कि 1981 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ चुका है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था इनमें से, बताएं सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर इनमें से है वो कौन सा है? बिल्कुल चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, एनियाक आप लगा दो, गलत हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही बेटा। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है अल्टेयर 88
100 यानी कि 8800 अल्टीयर 8800 नाम का एक कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। ये सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। ए ऑप्शन लगा दीजिएगा चौथे का। पांचवा प्रश्न है, वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डेटा तैयार करते हैं कहलाते हैं। यूजर कहा जाता है उनको, या कंप्यूटर पर्सनल, जिसको आप कह सकते हैं कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहते हैं, या हार्डवेयर, या डी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी यूजर और कंप्यूटर पर्सनल ये दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा पीसी और यूजर, ये दोनों जो होते हैं वे लोग जो कंप्यूटरी के डेटा को तैयार करते हैं, उसमें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर और यूजर दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा, डी लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। छठा प्रश्न आप देखेंगे, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है। आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका ई बिजनेस, ईमेल या ई मीडिया। आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, तो ईमेल के माध्यम से भी आप बिजनेस करते हैं। ई बिजनेस तो आपका करते ही हैं। ई मीडिया, मीडिया में प्रचार प्रसार करके भी आप व्यवसाय को अपने बढ़ाते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी लगा दे सकते हैं ये सभी। छठवें का बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। सातवां प्रश्न, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप कर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। सातवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वे कंप्यूटर बेटा जो भौतिक मात्राओं को माप करके उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं उन्हीं को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। सी ऑप्शन में एनालॉग कंप्यूटर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है? नेटवर्क की संरचना इनमें से कौन सी नहीं है? देखें, पिंग एक रिंग नेटवर्क संरचना है, बस भी नेटवर्क संरचना है, स्टार भी है, मून जो है ये एक प्रकार से नेटवर्क संरचना नहीं है, तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ये नहीं है। आगे देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, टेबल के एक कॉलम को कहते हैं, टेबल के एक कॉलम को क्या कहते हैं? बताएं। डेटाबेस, बताएं क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। टेबल के एक कॉलम को कहते हैं, टेबल के एक कॉलम को क्या कहते हैं बेटा? बिल्कुल क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या प्रिंटर, ये इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? 10वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बताने का और प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। डेटा को स्टोर किया जाता है किसमें? इंफॉर्मेशन में, DBMS में या DSS में या डेटाबेस में? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11वें करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर, डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेटाबेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसका बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी, DBMS का मतलब क्या था? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। DSS का फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जो निर्णय लेने में मदद करता है लेकिन डेटा को स्टोर नहीं करता। DSS अपने डेटा को DBMS का उपयोग करता है, मतलब अपने डेटा को इकट्ठा करने के लिए। और डेटा जो होता है वो कच्चा रूप होता है जिसको रॉ फॉर्म होता है, ठीक है। इसे कहीं संग्रहित करना होता है और वह स्थान होता है आपका DBMS। और उसके बाद में डेटाबेस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेटाबेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, डेटाबेस इज राइट आंसर। डेटाबेस वह स्थान है या संग्रह है जहां डेटा को वास्तव में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है, कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है। ऑप्शन ए हाँ या ना में, 0 या 1 के रूप में, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यही होगा।
0 या 1 के रूप में इसको व्यवस्थित करता है, चूंकि बाइनरी संख्या है ये, और बाइनरी कोडिंग में ही इसको व्यवस्थित किया जाता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 जो है इसी को केवल समझता है, ये बाइनरी कोडिंग है 0 और 1। कोई टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो इन सभी को एक प्रकार से नहीं समझता है वो कंप्यूटर। कंप्यूटर बस केवल 0 और 1 के हिसाब से चलता है। आप कभी देखे होंगे बाइनरी सिस्टम में इन्वर्टर आप देखे हैं, या कोई भी बटन आप स्विच देखते होंगे कोई भी रिमोट कंट्रोल का, तो उस पे एक बटन ऐसी होती है जहां से ऑफ और ऑन होता है, तो उस पे एक बटन ऐसी होती है कुछ इस तरीके से, उसके बीच में इस तरीके से लगा रहता है। आपने देखा होगा, तो एक 0 होता है और एक 1 होता है। ये बटन आपने देखा होगा, तो एक जो 1 होता है ये, और ये 0 इसी से बंद होता है वो, और इसी से खुलता भी है। यानी कि यहाँ पर केवल 0 और 1 को ही समझता है कंप्यूटर। ये बटन जो होती है हमेशा ऑन और ऑफ करने के लिए प्रयोग की जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर प्रश्न, मेमोरी की क्षमता मापी जाती है किसमें? मेमोरी की क्षमता बिट में, बाइट में, निबल में, या मेटाबाइट, मेगाबाइट में, ठीक है, एमबी जिसको आप कह सकते हैं, इन सभी में मापी जाती है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, मेमोरी की क्षमता पूछी गई है ना, 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी की क्षमता मापी जाती है बिट में, बाइट में, मेगाबाइट में, या निबल में, किसमें मापी जाती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसमें मापी जाती है बेटा? देखिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं प्रश्न पूछा जाता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। एक केबी यानी किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। एक मेगा बाइट की अगर बात की तो एक मेगा बाइट में 1024 केबी होता है। एक गीगा बाइट में 1024 एमबी होता है। एक टेरा बाइट में 1024 जीबी होता है। ये बात आप ध्यान रखें। बिट जो होता है बेटा, बिट जो होता है सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, लेकिन मेमोरी की कुल क्षमता को मापने के लिए बाइट का उपयोग किया जाता है, बिट में नहीं शामिल हो पाता वो। मेगाबाइट या भी बाइट की बड़ी इकाई होती है, लेकिन मूल इकाई फिर भी बाइट ही होती है। निबल जो होता है 4 बिट्स के बराबर को एक निबल कहते हैं। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये मेमोरी की क्षमता जो होती है बाइट में माप सकते हैं आप, या फिर आप मेगाबाइट में माप सकते हैं, एमबी में, ठीक है। तो मेमोरी को बेसिकली बाइट, सबसे छोटी इकाई बाइट होगी, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछने की जो क्षमता होती है, क्षमता की मापना एमबी कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन 13वें का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आयोग वगैरह यही मानते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आ चुका है। सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीडी मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सी ऑप्शन में दिया है, तो 14 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं सीडी को। 15 नंबर प्रश्न है, रिलेशनल मॉडल के मुख्य आधारभूत कार्य हैं, इनमें से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट। मतलब कि रिलेशनल मॉडल के मुख्य आधारभूत कार्य में प्रोजेक्ट वाला कार्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, रोम। रोम का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों को ध्यान रख लीजिएगा, परीक्षा में दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आर ओ एम, रोम माने रीड ओनली मेमोरी, आर ए एम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन जो है वॉलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है। ए और सी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16वें का? बिल्कुल राइट आंसर है, ये ऑप्शन सिर्फ पढ़ा जाता है। रोम में डेटा सिर्फ पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिए। 17 नंबर, किस संरचना की विश्वसनीयता ज्यादा है इनमें से बताएं। किसकी संरचना जो है उसकी विश्वसनीयता ज्यादा है? तो बस की जो संरचना है, डेटा बस जो होता है उसकी संरचना विश्वसनीयता इसकी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है, बताएं। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी प्लोटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी स्पीकर, ऑप्शन ई ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल इनमें से आउटपुट डिवाइस की बात देखिए, प्रिंटर जो है कागज पर आउटपुट देता है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर की अगर बात की, मतलब कि मॉनिटर की अगर बात करें, तो मॉनिटर क्या करता है? स्क्रीन पर परिणाम देता है, तो यह भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर की बात की जाए तो ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है, तो यह भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर ये ग्राफ या चार्ट बनाता है, प्लॉटर, ठीक है। तो ये भी बेटा क्या होता है? ये भी आउटपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है, प्लॉटर। तो इस तरीके से चारों आउटपुट डिवाइस ही हैं। ई ऑप्शन लगा दीजिएगा, ये सारे आउटपुट डिवाइस ही हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 19 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्न में से इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विस्तार से बताएं, सभी लोग बताएं। इनपुट डिवाइस, इनपुट माने जैसे प्रिंटर आपका तो आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे कट गया, ये भी कट गया।
अब यहाँ पर कीबोर्ड और माउस में देखना, कीबोर्ड जो होता है डेटा और कमांड टाइप करने के लिए होता है और ये इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस से बिल्कुल क्लियर हुआ। माउस जो होता है चूहे के आकार का होता है, हाथ में लेकर के इसको इधर उधर हिला मतलब कि करते हैं, तो वो होता है माउस। स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करता है ये, इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस है, यानी कि कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, डेटा और प्रोग्राम जहां जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बताएं। डेटा और प्रोग्राम जहां जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सीपीयू, ऑप्शन ई सीयू। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप बताएंगे। डेटा और प्रोग्राम जहां जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, उसको हम बोलते हैं सीपीयू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन पूछाता है सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कहा जाता है। माउस का काम क्या होता है बेटा, माउस जो होता है, देखिए सीपीयू सीपीयू के कई भाग होते हैं, सीपीयू के कई भाग होते हैं। सीयू जो है ये भी सीपीयू का ही भाग है। सीयू का मतलब होता है सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट कहते हैं इसको, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है सीयू। ठीक है, और इसी सीपीयू का एक भाग होता है एएलयू। ठीक, क्या होता है बेटा, एएलयू। एएलयू का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका बेटा, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को एएलयू कहा जाता है। ये गणनाएं करता है, गिनती करता है, और तर्क कार्य जो होता है, रीजनिंग वाला जितना कार्य होता है वो सीपीयू में एएलयू ही करता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एएलयू जो होता है वो ये काम करता है। सीयू जो होता है वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट है। और एक होता है तीसरा जो होता है सीपीयू का भाग, तो पहला भाग सीयू, दूसरा एएलयू, और तीसरा भाग होता है सीयू का मेमोरी यूनिट, जिसको आप एमयू कहते हैं। मेमोरी यूनिट की अगर बात करें बेटा, मेमोरी यूनिट एमयू कह सकते हैं इसको। मेमोरी यूनिट जो होता है अस्थायी डेटा को संग्रहित करता है, जो डाटा इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, फैल रहे होते हैं, उनको इकट्ठा करता है, उसको संग्रहित करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये होगा सीपीयू के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। माउस या कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस है, ये केवल डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने का काम करता है, बस इसका मतलब खत्म हो जाता है फिर वही से। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जो कि बस जैसे पेपर वगैरह निकाला करता है उस पर छपाई करता है। ठीक है, और बाकी जो है जो पूरा प्रोसेस होता है सीपीयू में होता है, तो सीयू उसका एक भाग है, इसलिए नहीं होगा। सीपीयू ज़्यादा बेटर आंसर है, तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। इसलिए मैंने इस पे आपको खूब समझा दिया, ताकि ये क्वेश्चंस परीक्षा में यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है, तो ये किसके माध्यम से की जाती है, बिंदुओं के माध्यम से करी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आपका आ चुका है, 22 नंबर देखेंगे। OAS का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कंप्यूटर में, बताएं। OAS का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, OAS का मतलब क्या होता है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, 22 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेटम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बाबू, जो कंप्यूटर और संचार तकनीक यानी जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, उसकी मदद से कार्यालय जो ऑफिस के काम वगैरह होते हैं उनको स्वचालित करता है, ऑटोमेट करता है, ताकि जो है ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उन पे ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो है इसका मतलब होता है कार्यालय के कार्यों को स्वचालित रूप से संचालित करने की एक प्रणाली होती है, उसी को OAS के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से जैसे किसी ईमेल को भेजा जाता है, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट तैयार करना हुआ, या स्प्रेडशीट बनाना हुआ, या डेटा को स्टोर करना हुआ, या रिपोर्ट तैयार करना हो कोई, ये सब काम जो है OAS करता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 23 नंबर प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता होती है कितनी। मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता की अगर बात की जाए तो क्षमता कितनी होती है बेटा, 20 GB के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 GB के आसपास होती है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर जो है MB से लेकर कुछ GB तक काम करते हैं, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होता है उसकी डिस्क स्टोरेज क्षमता की अगर बात की, डिस्क स्टोरेज क्षमता उसकी अगर बात की जाए बेटा, तो ये एक प्रकार से कितना हो सकता है, 20 GB के आसपास हो सकता है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आ चुका 24 नंबर, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है
कंप्यूटर को इंटरनेट से कौन जोड़ता है? बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या मॉडेम। कौन जोड़ता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी मॉडेम या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल डी ऑप्शन, मॉडेम जो होता है वो जोड़ता है। मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडेम जो होता है बेटा ये क्या करता है? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क जो है स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोरेज रखती है, जबकि मॉडेम जो होता है कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है ताकि ये टेलीफोन लाइन या इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। फिर प्राप्त सिग्नल को वापस डिजिटल रूप में हम बदलते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर को समझने के योग्य वो बन जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसी को बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम जो होता है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 25 नंबर प्रश्न है, MIS का मुख्य कार्य क्या होता है? MIS क्या होता है बेटा? ये MIS का मुख्य कार्य क्या होता है? MIS का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, डेटा को संग्रहित करना हुआ, प्रोसेस डेटा को जमा करना हुआ, मैनेजमेंट के लिए सूचना प्राप्त करना हुआ, ये सारे काम बेसिकली MIS का ही काम होता है। ठीक है, ये बात आप रिपोर्टिंग करना हुआ, तमाम सारी चीजें करता है। ये ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी। अगला नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, 26 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न, ग्राफिक्स वाले आउटलुक को कागज पर उतारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, उसी को बोलते हैं प्लाटर। प्लाटर जो होता है ग्राफिक्स वाले आउटलुक को कागज पर उतारने के लिए इसी प्लाटर का उपयोग करते हैं, मैंने आपको बता भी दिया था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 27 नंबर प्रश्न है, एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम किसको कहते हैं? देखिए, एक्सेस टाइम निर्देशन देने के बाद से लेकर के निर्देश के पूरा होने के बीच का जो समय होता है उसी को एक्सेस टाइम का नाम दिया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? हाई स्पीड मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो होती है प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं? यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फटाफट फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, उसको हम फाइल नेम बोलते हैं। फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम बोलते हैं। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नेम देता है उसको हम फाइल नेम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? उस कोड को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका, उस कोड को हम लोग बार कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका आ चुका है, 32 नंबर प्रश्न है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों द्वारा संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग डेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर, कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में अभिगम्यता यानी एक्सेस होती है। कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में जो एक्सेस होती है वो किस तरीके से होती है? 35 नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी आंशिक यादृच्छिक आंशिक अनुक्रमिक। आंशिक यादृच्छिक भी होती है और आंशिक अनुक्रमिक भी होती है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न आ चुका है, HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML आप देखते हैं कि जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे कुछ फुल फॉर्म होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है, वेबसाइट वगैरह को बनाने के लिए। यह वेब ब्राउजर को बताता है कि कौन सा कंटेंट कैसे प्रदर्शित यानी डिस्प्ले होगा, ये HTML के द्वारा ही डिसाइड होता है। हाइपर टेक्स्ट लिंक के माध्यम से एक पेज से दूसरे पेज की जाने की सुविधा प्राप्त करता देता है।
और आपको बता दूं कि जैसे कि जो मार्कअप लैंग्वेज होता है टेक्स्ट और मीडिया को संरचित और प्रदर्शित करने के लिए एक टैग्स का उपयोग करता है। इस तरीके से HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों की क्या एक्सटेंशन होती है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है बताएं। 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि .html भी होता है और आपका ये भी होता है जो है .htm। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 37 नंबर, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कनेक्ट्स निकल जाते हैं। किसके मतलब कि किसके कंटेंट्स निकल जाते हैं? स्टोरेज, इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, किसके बताएं। 37 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जब कंप्यूटर बंद होता तो मेमोरी के जो कंटेंट मतलब कि कंटेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न, वीडियो प्रोसेसरों में डैश और डैश होते हैं जो इमेजेस को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। बताएं, वीडियो प्रोसेसरों में क्या क्या होते हैं? वीडियो प्रोसेसर में आपका होता है आपका क्या VGA और मेमोरी होते हैं जो इमेजेस को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा MIDI जो होता है वो जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न 42 नंबर, वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ने अपने स्वयं के उपयोग के हेतु अलग रखा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए जिन जो है वर्ड्स को रखते हैं उस वर्ड्स को क्या कहते हैं? उस वर्ड्स को हम लोग कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न, एक्सेल में यूजरों को उन वर्कबुक की कॉपीज साथ लाने देता है जिन पर अन्य यूजरों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का? बिल्कुल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, मार्जिंग बोलते हैं उसको। 42 नंबर प्रश्न, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बेटा बोलते हैं इंस्टॉलेशन। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न, एक नए वेब पेज पर नॉबिमेशन हेतु जिसका यूआरएल का फुल फॉर्म बताएं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है बेटा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वह वेब एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर किसी विशेष संसाधन का स्थान बताता है। यूआरएल जो होता है इंटरनेट पर वेब पेज, इमेज, वीडियो और अन्य फाइल्स को खोजने का पता लगाता है। ठीक है, यह सर्वर का पता, फाइल का स्थान, प्रोटोकॉल ये सब बताता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको जैसे कोई भी ऐसे यूआरएल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे पहले आप देखें, जैसे आप क्या बनाएंगे, शुक्ला स्टडी पॉइंट की मान लेते हैं आपको वेबसाइट बनानी है तो क्या करेंगे www.shuklastudypoint.com। ठीक है, ये होता है आपका। तो एक नए वेब पेज पर नॉबिमेशन हेतु जिसका यूआरएल आपको मालूम है ब्राउजर के डैश में किस में यूआरएल टाइप करें और इंटर दबाएं। किस में? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, एड्रेस बार में। ए ऑप्शन, यहाँ पर एड्रेस बार भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है सोर्स कोड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न, पेज पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए शब्द कैसे हैं बताएं। 45 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। पेज पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए जो शब्द होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में होते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस हार्ड हैं, उतने पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं जिस पर फोकस करूँ वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं इतना सब बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूट करके ना जाए और सारा का सारा आप मार करके आए। 100 to 100 करके आना, इसीलिए मैंने अब की बार इतनी मेहनत करने का कोशिश किया है। डिस्क की वस्तु जिसे विनिर्माण करते समय रिकॉर्ड किया जाता है
और जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं बताएं। उसको हम बोलते हैं केवल रीड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है 47 नंबर। कंप्यूटर में बस से अभिप्राय क्या होता है? कंप्यूटर में बस का मतलब क्या होता है बेटा? कंप्यूटर में बस का मतलब होता है डेटा बस से। ठीक है, बस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में बस का मतलब होता है केवल कुछ लाइनें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। किस प्रकार के प्रिंटर का? तो ड्रम प्रिंटर जो होता है ये लाइन प्रिंटर, लाइन लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखती है या रखते हैं, कौन सा इनमें? प्रोग्राम लैंग्वेज, वाक्य रचना, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या लॉजिक चार्ट? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा जो है शब्द को रखती है। ठीक है, शब्द को रखती है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कमांड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया है, बताएं कमांड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया क्या होती है इनमें से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग कमांड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। इसका आंसर भी आप देखते हैं, उत्तरमाला भी इसकी दी गई है। इस तरीके से मैं सभी प्रैक्टिस सेट के उत्तरमाला भी साथ में दूंगा आपकी बार, तो कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ एक जगह एक ही स्थान पर मिलने वाला है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें को करिकुलर मास्टर को, चूंकि यहाँ पर को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी विधिवत ढंग से करवाई जाती है। ठीक है, और इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपने देखा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस सेट 3 भी इसके बाद में आएगा, तो परेशान ना हो। ऐसे ही 10 प्रैक्टिस सेट आपको मैं दे दूंगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो डर आपके अंदर बना हुआ है वो सब डर खत्म हो जाएगा। बस आप देखते जाइए वीडियो को, बस देखते जाइए, रटने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को अगर आप 10 वीडियो को देख लेंगे मेरे, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में फिर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर एक मैराथन क्लास आएगी जिसमें मैं संपूर्ण चीज़ों को बताऊंगा, रीजनिंग वगैरह सब मिक्सचर करके, और रीजनिंग के लिए अलग से व्यवस्था होगी। रीजनिंग की मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा जो है सब कुछ, तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, परेशान ना होइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।